हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में पहला चैप्टर या पहली यूनिट कह लीजिए, विलेन, जिसे हम लोग सोल्यूशन के नाम से जानते हैं, विलेन या सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसमें पहली कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और चार हैं वो धीरे धीरे करके हम 4 बार इसको वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर किया करिए। आप लोग वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आ जाइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म, अणु संख्य गुणधर्म, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलिगेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आप लोगों को पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या जो अणु संख्य गुणधर्म होते हैं, ये सीधा सीधा नाम से ही देखो पता चल रहा है, अणु और संख्या यानी कि अणुओं की संख्या पर कोई चीज निर्भर कर रही होगी। तो जो भी हम लोग विलयन चैप्टर क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो विलयन में ऐसे गुण, किसी भी विलयन के ऐसे गुण जो क्या होते हैं, विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब विलय में कणों की संख्या, विलयन से मतलब यह है कि उसमें कुल कणों की संख्या विलय और विलय की, और उसमें उपस्थित विलय की जो कणों की संख्या होगी उसके अनुपात पर निर्भर करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी में लिख रखा है कि विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा उसमें उपस्थित विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है कौन, अणुसंख्य गुणधर्म। ये एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है। लेकिन इसको और अगर आसान भाषा में लिखना चाहें तो हम ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी विलयन के ऐसे गुण, किसी विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित, जो विलयन में उपस्थित जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या, कणों की संख्या पर, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। आप लोग साथ में लिखते रहा करिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अपने हाथों से लिखिए, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसी कथा की तरह सुनेंगे तो सब हवा में हो जाएगा। साथ में लिखिए, हार्ड वर्क करिए हमारे साथ में। उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग जल्दी से इसका देखिए, जरा 1 मिनट रुकिएगा सभी लोग। ओके, ठीक है, हमने सोचा कि शायद वीडियो रुक गया हो। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं जैसे जैसे कौन कौन से विलयन के गुण जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो पहला आपको पढ़ना है वाष्प दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको चाहे तो इंग्लिश में भी लिख लें,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब को इंग्लिश में कहते हैं वेपर प्रेशर। दूसरा जो पढ़ना है अणुसंख्य गुणधर्म, वो है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, यहां पर लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन होना, बढ़ना, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो हमको अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ना है, वो पढ़ना है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और चौथा जो पढ़ना है हमको अणुसंख्य गुणधर्म, वो पढ़ना है परासरण दाब, परासरण दाब, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, तो ये चार अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है। पहली हमारी है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, जिसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो पढ़ना है हमको हिमांक में अवनमन। और जो लास्ट चौथा अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, वो है परासरण दाब। यहाँ पर जो भी सिलेबस में पढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा, इससे आप निश्चिंत रहेंगे। और ये चार अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने हैं। और अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या हैं? किसी विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये सारे चारों जो आप अणुसंख्य गुणधर्म दे रहे हैं सब क्या करते हैं? विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको अणुसंख्य गुणधर्म में शामिल किया गया है। चारों की स्टडी करनी है, अध्ययन करना है आपको। तो वहां सबसे पहले ये पहला अणुसंख्य गुणधर्म उठाएंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या पढ़ेंगे? फिर बारी बारी से सब पढ़ेंगे, आने वाले एक दो दिन में हम चारों पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम पहला टॉपिक अणुसंख्य गुणधर्म का पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है ऊपर ये हेडिंग डालेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो हम लोग पहला जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो कौन सा पढ़ेंगे? अभी हमने बताया था आपको, फिर से हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पर हम, वाष्प दाब का अपेक्षिक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब कमी होती है, ठीक है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन इंग्लिश में भी डाल देंगे रिलेटिव लोअरिंग का मतलब गिरावट, कमी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये हमको पढ़ना है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन से मतलब है कमी, और अपेक्षाकृत कितनी कमी होती है किसमें? वाष्प दाब में। तो सबसे पहले वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ने से पहले हमको ये भी जानना है कि वाष्प दाब एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए पहले तो वाष्प दाब को समझना बहुत जरूरी है।
देखिए एक बर्तन में कोई खुला बर्तन है, ठीक है, और जिसमें हमने यहां तक, मान लीजिए यहां तक इसमें हमने क्या भर रखा है, द्रव भर रखा है। क्या भर रखा है, द्रव भर रखा है, जो कि हमारा क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक है। इसमें क्या है, द्रव के कण यहां तक भरे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मान लेते हैं ये जो द्रव है, कोई भी द्रव हो सकता है, मान लेते हैं ये द्रव हमारा जल है। क्या है, इसमें द्रव जो भरा हुआ है वो जल है, ठीक है। और इसमें जो जल के अणु होंगे वो इधर भी गति कर रहे होंगे, इधर से टक्कर मार के दीवार से फिर इधर आते होंगे, फिर इधर टकराते होंगे, फिर कहीं इधर टकराते होंगे, फिर यहाँ से वापस आके इधर टकराते होंगे, फिर कहीं इधर टकराते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी कण होंगे, अणु होंगे जल के, जो क्या करते होंगे, द्रव के स्वतंत्र तल से भी टकराते होंगे, टक्कर मारते होंगे, ठीक है। तो जो कुछ तो इसमें अणु ऐसे होंगे, मान लेते हैं द्रव के अणु कितने, 1000 है। मान लेते हैं द्रव के अणु इसमें कितने, 1000 है। सपोज मान लेते हैं कि जो द्रव के अणु है, कितने अणु है, 1000 अणु है। और द्रव के जो अणु इसमें 1000 हैं, जल के अणु 1000 हैं, तो प्रत्येक जल के अणु की जो अवस्थान ऊर्जा है वो कितनी है, 1 जूल है। तो ये ऊर्जा टोटल कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1000 जूल हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक कण की औसतन ऊर्जा कितनी है, 1 जूल ऊर्जा के साथ वो स्वतंत्र रूप से बर्तन की दीवार से भी टकरा रहा है और द्रव के स्वतंत्र तल पर भी टकरा रहा है, टक्कर मार रहा है। तो 1000 जूल हो गया। अब इसमें एक्चुअली में जो वाष्प दाब हम आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, वाष्प दाब उस दाब को कहते हैं जब कोई द्रव वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल से टकराता है या एक दाब उत्पन्न करता है, उस दाब को कहते हैं वाष्प दाब। क्या है वाष्प दाब की परिभाषा, जब कोई द्रव वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल से टकराकर एक दाब उत्पन्न करता है, उस दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। तो ये जो द्रव के अणु आप देख रहे हो यहाँ पर, जो ये बर्तन के स्वतंत्र तल से यहाँ टकरा रहे हैं, एक दाब आरोपित कर रहे हैं यहाँ पर, इसी दाब को कहते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। जो इस स्वतंत्र तल पर दाब उत्पन्न हो रहा है, इसी को कहते हैं वाष्प दाब। इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, साइड में लिख देंगे बीपी, ठीक है। और इस पर एक बाहर से भी वायुमंडलीय दाब लग रहा होगा, जिससे कि ये बाहर भी द्रव न जाने पाए, इसका वाष्पन न होने पाए। तो बाहर से ये जो दाब लग रहा है, इसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं इसको, वायुमंडलीय दाब। इसको हम लोग एटीएम से दिखाते हैं, ठीक है। और अगर इसमें हम क्या करें, 1000 अणु, 1000 अणु या कण किसके मिला दें, चीनी के, जिसे आप शक्कर कहते हो। और चीनी कैसा है, अवाष्पशील पदार्थ होता है, अपने आयनों में टूटता नहीं है, वाष्पित नहीं होता है, ठीक है। तो जब 1000 अणु हम चीनी के इसमें डाल देंगे, क्योंकि चीनी के जो अणु हैं वो अपने साथ ऊर्जा रख नहीं रहे, कोई भी ऊर्जा अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। जो ये 1000 अणु चीनी के इसमें मिलाए जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कितने अणु थे, 1000 अणु थे जल के, और उसमें 1000 अणु चीनी के मिला दिए गए। अब चीनी के अणुओं के पास खुद की कोई ऊर्जा थी नहीं, लेकिन चीनी की जब जल में आएगी तो चीनी तो घुलेगी, विलायक में आएगी तो चीनी घुल जाएगी, और जब घुलेगी तो चीनी के अणु भी तो स्वतंत्र रूप से इधर उधर बर्तन की दीवार से टकराएंगे और स्वतंत्र भर भी टकराएंगे। तो उसके टकराने के लिए इनको ऊर्जा चाहिए होगी, क्योंकि ये खुद तो ऊर्जा अपने पास कोई रख नहीं रहे हैं। तो जब इनको ऊर्जा चाहिए होगी तो कहां से ऊर्जा मिलेगी, तो जो प्रत्येक द्रव के कण की ऊर्जा है, जो औसतन 1 जूल है, तो वही ऊर्जा क्या करेंगे, आधी हो जाएगी। कणों की संख्या 1000 चीनी की और 1000 जल के अणुओं की संख्या होकर कणों की संख्या इस बर्तन में कितनी हो गई, 2000। लेकिन ऊर्जा चीनी के अणुओं की कोई है नहीं खुद की, तो ये ऊर्जा किसकी यूज करेंगे, जल के अणुओं की। तो ऊर्जा आधी हो जाएगी। प्रत्येक कण पर ऊर्जा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, प्रत्येक कण या अणु पर जो ऊर्जा का मान होगा वो कितना हो जाएगा, ऊर्जा 1/2 जूल हो जाएगी।
अभी तक तो एक कण पर एक जूल पड़ रही थी जब 1000 जल के अणु थे केवल, लेकिन जब 1000 चीनी हम अणु इसमें मिला देंगे तो प्रत्येक कण पर जो ऊर्जा होगी वो 1/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि कणों की संख्या 2000 हो जा रही है। ऊर्जा तो केवल जल के अणुओं की है इसमें। तो अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर कणों की संख्या बढ़ेगी तो औसतन ऊर्जा घटेगी। जब ऊर्जा घटेगी तो जो भी द्रव के अणु होंगे वो जितना तेजी के साथ टकरा रहे होंगे स्वतंत्र तल से, उतना तेजी से अब टकरा नहीं पाएंगे, बहुत स्लो मोशन में धीरे धीरे जाएंगे। और जब यहाँ पर धीरे धीरे टक्कर मारेंगे तो वाष्पदाब में भी तो कमी आएगी, और वाष्पदाब में कमी आएगी, उसी को तो कहते हैं वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। उसी को तो वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। वाष्पदाब में जो कमी आई है उसी को तो कहते हैं वाष्पदाब का अवनमन। तो इसलिए हम लोग इस डायग्राम को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टिपिकल है, थोड़ा सा अगर इसको ऐसे समझ लिए तो बस, कुछ नहीं है इसमें। अब यहां पर देखें, लिखेंगे जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो अणुओं की संख्या में वृद्धि होने से प्रत्येक अणु पर ऊर्जा का मान घटता है, अर्थात कणों की गतिज ऊर्जा घटती है। जितनी गति के साथ वो टकरा रहे थे, जब ऊर्जा कम हो जाएगी तो उतनी गति के साथ थोड़ी ना टकरा पाएंगे, और जब ज्यादा देर टक्कर नहीं मारेंगे स्वतंत्र पर, वाष्पदाब में कमी नहीं आएगी। कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, जिसके कारण अणुओं की स्वतंत्र तल से टक्कर धीमी हो जाती है। अतः वाष्पदाब में कमी होती है। इसे ही वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। जो वाष्पदाब में कमी आ रही है उसी को हम कहते हैं वाष्पदाब का अवनमन। यदि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब से मतलब जो इस बर्तन में क्या है, जो जल है, जो द्रव है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, पी। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, पी। और इसमें जो हमने चीनी के 1000 अणु मिलाए तो बन गया विलयन, तो उस विलयन का भी मानेंगे। तथा विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, पी एस। एस का मतलब सोल्यूशन, विलयन, और पी मतलब वाष्प दाब, पी एस हो जाएगा। तो जो वाष्प दाब में अवनमन होगा वो क्या होगा, इसलिए वाष्प दाब में जो अवनमन होगा, यानी कि वाष्प दाब में जो कमी आएगी वो क्या आएगी भाई, स्टार्टिंग में जो भी शुद्ध विलायक द्रव का वाष्प दाब रहा होगा उसी में से जब चीनी मिलाए होंगे, विलयन मिला होगा, तभी तो वाष्प दाब घटा था कणों की संख्या बढ़ने से। तो हो जाएगा पी माइनस पी एस। क्या हो जाएगा, पी माइनस पी एस। ये तो हो गया वाष्प दाब में कमी। अब क्या देखना है हमको, अपेक्षिक अवनमन कितना हो रहा है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो हो जाएगा, आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, P माइनस पी एस अपान पी। जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा वो वाष्प दाब का अवनमन और अनुपात में बटे में क्या रहेगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी P। तो ये जो होगा P माइनस पी एस अपॉन पी, ये क्या होगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। बात क्लियर हो गई। हमने जितना हो सका है बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर इसको आप समझ गए थे तो ये सब वही हमने लिखा है जो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जल्दी से वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन नोट कर लीजिए। फिर इसी से संबंधित वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन से संबंधित एक अवाष्पशील विलेय पदार्थों के राउल्ट ने नियम दिया था, उसको हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे। अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम, जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखेंगे हम लोग इसी टॉपिक से संबंधित है अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट नियम। अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट का नियम। जैसे भी आप लोगों ने देखा कि हमने द्रव में जो है एक अवाष्पशील पदार्थ चीनी घोला था, या ग्लूकोज घोल दें, ठीक है, या यूरिया घोल दें, सारे अवाष्पशील पदार्थ ही हैं। तो उसमें राउल्ट का नियम क्या उसमें अप्लाई होगा, कैसे होगा, तो राउल्ट ने बताया था कि जब भी हम किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो उसमें जो उसके वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा वह विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसके विलेय
विलेय के मूल प्रभाज के विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये बात बताई थी राउल्ट ने। राउल्ट ने कहा कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन अभी हम लोगों ने पढ़ा है वह किसके मूल प्रभाज के बराबर होगा? विलेय पदार्थ के। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा? अब चूंकि हमें पता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, चूंकि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? P माइनस PS अपान P। अब ये किसके बराबर होगा? विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के। तो यहां से क्या बन जाएगा? इसलिए P माइनस PS अपान P और विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा? XB। ठीक है, मूल प्रभाज को हम लोग दिखाते हैं X से और B किसके लिए? विलेय के लिए। तो XB क्या है? विलेय के मूल प्रभाज। तो जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है P माइनस PS अपॉन P किसके बराबर है? विलेय के मूल प्रभाज के बराबर। अब यहाँ पर हम लोग P माइनस PS अपॉन P बराबर इस विलेय के मूल प्रभाज के हम जगह पर क्या लिख सकते हैं? NB अपॉन Na प्लस NB, यानी कि विलेय का मूल प्रभाज जो क्या होता है वो विलेय के मूलों की संख्या और अपान में क्या होगा? कुल मूलों की संख्या, यानी कि Na प्लस NB विलायक के मूल और विलेय के मूल कुल मूलों की संख्या और ऊपर क्या रहेगा? विलेय के मूलों की संख्या। तो NB अपान Na प्लस NB लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर XB के स्थान पर। अब चूंकि अगर विलयन कैसा है? तनु, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसी तनु विलयन के लिए अगर किसी तनु विलयन के लिए यहाँ पर हम राउल्ट का नियम देखें तो जब विलयन तनु होगा तो तनु विलयन वही होता है जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, विलेय के मूलों की संख्या क्या हो? कम हो। तो यानी कि यहाँ पर अगर नीचे कुल मूलों की संख्या देखें तो उस विलयन में क्या होगी? NB की संख्या क्या होगी? विलेय के मूलों की संख्या क्या होगी? NB इज लेस देन किसके होगी? Na के, यानी कि NB की मात्रा उसमें विलेय के मूलों की संख्या बहुत कम होगी विलायक के मूलों की अपेक्षा। तो यहाँ पर देखो NB की जगह पर हम Na लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर Na प्लस NB की जगह पर क्या लिख सकते हैं? Na, क्योंकि NB जो होगा ना के बराबर हो जाएगा तो हम NB अपॉन Na यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से P माइनस PS अपॉन P बराबर NB ऊपर है ही और अपान में हो जाएगा Na। ठीक है, चूंकि विलय के मूलों की संख्या बहुत कम है तो अपान में क्या बचेगा? Na। तो ये हो गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसी को हम लोग लिख सकते हैं P माइनस PS अपॉन P बराबर, अभी NB क्या है? विलेय के मूलों की संख्या है और विलेय के मूलों की संख्या क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, यानी कि WB अपॉन MB, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अपान में क्या रहेगा? Na क्या है? विलायक के मूलों की संख्या है तो विलायक का भार यानी कि WA और अपान में MA। ठीक है, तो ये कंडीशन भी बन सकती है। हम लोग NB अपॉन Na की जगह पर WB अपॉन MB और इसका अपान में WA अपॉन MA लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग समीकरण यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अवाष्पशील विलेय के लिए राउल्ट ने नियम दिया था, बताया था कि किसी विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह क्या होता है? उसके विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं।
और एक्स बी की जगह पर हम एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। और अगर विलयन हमारा तनु है तो विलय के मूलों की संख्या विलायक के मूलों की संख्या की तुलना में बहुत कम हो जाएगी, तो यहाँ पर हम अपॉन में एन ए रख देंगे, और जब एन ए रख देंगे तो हम पी माइनस पी एस अपॉन एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा, और एन बी अपॉन एन ए की जगह पर हम डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और अपॉन में डब्ल्यू अपॉन एम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से राउल्ट ने अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए एक नियम दिया था, जिसे राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोगों से हमारा बहुत ही हार्टली विनम्र हृदय से निवेदन है कि आप सभी लोग हमें फुल सपोर्ट करिए, यूट्यूब पर हमें वायरल करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। ये हमारी प्रॉमिस है, वादा है कि हम आपके लिए अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा झोंक देंगे। 90 प्लस मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस को आप लोग क्या करते हो, सब्सक्राइब करते हो और रेगुलर वीडियो हमारे आप देखते हैं, वॉच करते हैं। तो इसलिए जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला जो अणुसंख्य गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।